जय बिरसा, जय राघोजी, जय आदिवासी। आदिवासी विचार मंच महाराष्ट्र आयोजित भव्य आदिवासी संस्कृती संवर्धन मेळावे। माय बाप हो, सह्याद्रीतील आदिवासींना महान इतिहास आहे। भोरगडापासून साल्हेर मुल्हेर किल्ल्यांच्या आधारे 52 मावळांवर राज्य केल्याचा, सह्याद्रीचे रक्षण केल्याचा, भीमाशंकर ते त्र्यंबकेश्वर या पुराण पुरुषांच्या सानिध्यात राहण्याचा, आद्य क्रांतिकारक रामजी भांगरेंपासून बंडकरी सत्तू मराठेंपर्यंत हजारो क्रांतिकारकांनी केलेल्या ज्वलंत क्रांतीचा, बलिदानांचा इतिहास आहे। डॉक्टर गोविंद गारेंसारख्या थोर आदिवासी विचारवंतांचा, वर्सुबाई, घोरपडाई, कळमजाई, कळसुआई या निसर्ग दैवतांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या भूमीत राहण्याचा, राकट, कणखर, खडकाळ, बेलगाम सह्याद्रीतही पायऱ्यांची शेती करून निसर्ग फुलविण्याचा, या महान इतिहासाला आकार देणारा सह्याद्रीतील आदिवासी हा आजच्या स्वार्थी भांडवली युगात फक्त त्याच्या संस्कृतीमुळे टिकून आहे। श्रम, समूह, सहकार, नैसर्गिकता या तत्वांवर आधारित आदिवासी संस्कृती आज मितीला जगातील मानवजातीच्या कल्याणाचा विचार करणाऱ्या तज्ञ विचारवंतांच्या गळ्यातील ताईत झालेली आहे। असं असताना आमचा आदिवासी बांधव मात्र तिच्यापासून तुटू पाहत आहे। वरस, कळंब, उंबर, वाघ, घोरपड, बन, डोंगर, दुर्ग हे जमिनीवरील त्याचे निसर्गदेव कुळसाया तो विसरू लागला आहे। स्वर्ग, नरक, पाताळ यावर आधारित काल्पनिक देवांना भजू लागला आहे। निसर्ग संस्कृतीत वाढलेला आदिवासी निष्कपट, भोळा, निस्वार्थी, सरळ वागणारा असल्या कारणाने काल्पनिक धर्मांची भुरळ घालून त्याला हातोहात फसवले जात आहे। देशी विदेशी धार्मिक शक्ती त्याला आपल्या कंपूत ओढत आहेत। त्याचा वापर दंगलीत अथवा खालची कामे करणारा भाड्याचा घोडा म्हणून केला जात आहे। या देशाचा मूळ मालक राजा असलेला आदिवासी आज लाचार, कुपोषित व परावलंबी होऊ लागला आहे। आदिवासींच्या जल, जंगल, जमीन आणि आरक्षणावर आक्रमण, अतिक्रमण होऊ लागले आहे। अशा वेळी आदिवासीला त्याचा भव्य पराक्रमी इतिहास व निसर्गवादी महान संस्कृती यांची आठवण करून द्यावी लागत आहे। आणि याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी संस्कृती संवर्धन मेळावे। चला तर मग येत्या 4 एप्रिल 2017 रोजी मौजे बोतार्डे, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे येथे देश के मूल निवासी
असतो. चांगली गोष्ट आहे काही का आपण आपली संस्कृती विसरायची नाही. विसरले आपण द्याच नका. मी तर मुलीला सांगते लग्न करू नका जोपर्यंत समोरचा मुलगा आपल्याला द्यायचं येत नाही तोपर्यंत. तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे. ही जपा सगळ्यांनी जपा. आपल्या तरुण पिढीने जर जपा मी सांगते. आदिवासी संस्कृती आता ते मातृसप्त संघामुळे सांगते आपल्या पूर्वीच्या काळी ज्यावेळी चळवळी उभ्या राहिल्या महिलांना म्हणजे काय ते बरं महिला विधवा विवाह पुनर्विवाहासाठी पूर्वीच्या समाजसेवकांना समाज चळवळी उभा करायला लागल्या. पण आपल्याला तसं करावं लागेल. आदिवासींमधून पूर्वीपासून विधवा विवाह होत होते. स्त्रियांचे पुनर्विवाह होत होते. त्यासाठी चळवळीची गरज भासली नाही कोणत्याच. आपल्याकडे स्त्रियांना याच्यामध्ये वाटा प्रॉपर्टी मध्ये असतो संपत्ती क्षेत्र जमिनी वाटा मागावा लागत नाही. आपल्याला सोयी बांधणी म्हणून एक काढून ठेवली जाते एक आहे आणि ते स्त्रियांना आधार म्हणून दिलं जातं किंवा एखादा जनावर एखादी गाय म्हैस स्त्रियांना दिली जाते. आपल्याकडे कायदे कापोट कचरा करावा लागत नाही. आपल्या स्त्रियांना 33% आरक्षणाची गरज नाही. आपल्याला 100% आरक्षण आपल्या समाजामध्ये. आपल्या स्त्रियांना 100% कारण घरातला प्रत्येक व्यवहार आपली स्त्री समाज असते. आपल्या मुलांना नवऱ्याला आपल्या कुटुंबाला आपली स्त्री समाज असते. तिला आरक्षणाची गरज नाही. ती 100% आरक्षण आहे आपली संस्कृतीमध्ये. आपल्या संस्कृतीने आपल्याला हे दिलेलं आहे. आपल्या स्त्रिया थोडस बघते जरा मी पहिल्यांदा स्टेजवर आले तुमच्या समोर बोलते. मी तुमच्याच घरची म्हणून मला काय लाज वाटत नाही. मी बिंदाच आहे. आदिवासी समाजात पूर्वीपासून आता ते सांगितलंय आपल्या आदिवासी समाजात स्त्रियांना स्त्री पुरुष समानपणे स्त्रियांना पुरुषांच्या समानतेनेच आहे. शेतात बघा हल्ली बायका बाहेर पडल्या घराच्या नोकरी करू लागल्या. पण आपल्या समाजात पूर्वीपासून सगळ्यात जास्त राहत असणं घरात तर स्त्रिया शेतात घरात सगळीकडे राहत होत्या. म्हणजे त्यांना आताही मोकळी दिली नाही. पूर्वीपासून मोकळी आपल्या आदिवासी समाजामध्ये. आदिवासी संस्कृती जेवढी स्त्रिया म्हणजे मातृसत्ताक आहे तर त्याच्यामध्ये वावच नाहीये दुसऱ्या पुरुषांना वगैरे तेवढा हे नाहीये. तर स्त्रियांना जास्त मान दिला जातो. आपल्या आदिवासी स्त्रियांना पूर्वी लग्न असायची तर 4-4, 5-5 दिवस लग्न चालायचे. आता काय होतं 1-2 दिवसात आपण लग्न उरकतो. पटापटा काय नाही असते लोकांना काही कळत नाही. पण ती 4-5 दिवसाची पद्धत खूप छान होती. आपण सगळे एकत्र यायचो. सगळी कुटुंब एकत्र यायची. एकत्र ते माहेरवाशीने एकत्र यायचे आणि ते लग्न करायच्या पद्धती चालायच्या. पूर्वीची गाणी कोणी म्हणतं का आता ते आपण माईक बद्दल गाणी म्हणायचो. हायतीने भरले पातळ वगैरे म्हणतो का आता नाही म्हणत. आता काय करतो आपण 2 भोंग इकडे 1 भोंग तिकडे एक आणि वाजवा हा आणि बघू काय ते सैराट झाले बरोबर. ही संस्कृती आपण संपवली पाहिजे. सगळ्या बायका मी सांगते आता लग्न असते ना गावामध्ये माईक या गाणी लिहून काढा आणि पाठ करा आणि बोला. समजलं ना. तीच गाणी आपली गाणी जी भावना होती त्याच्यामध्ये जी आपुलकी होती ती ह्या सैराट बिराट गाण्यांमध्ये नाहीये. आपल्या त्या पोरं त्याच्यामुळे बिघडले. संस्कृती टिकवायची तर स्त्रियांनी टिकवायची महिलांनी टिकवायची. म्हणून महिलांनी काय केलं पाहिजे ही गाणी सगळे हे आहेत ना भोंगे काढायचे आपली मुंगी लावायची काय म्हणजे आपली गाणी लावा असं मला म्हणायचं. तर आदिवासी संस्कृती इतकी मान असताना आपण तिचं विसर करतोय. आपण देवीचं पूजन करतो. सांगा बरं. आता डॉक्टरने म्हटल्याप्रमाणे लोकांनी सांगितलं देवता करतो आपण त्यांचंच करत बसतोय बरोबर आहे. आपले देवता कुठे गेलो ज्यांचे आजपर्यंत आपण हे करत आलो उदो करत आलो त्यांच्या जीवावर आपण पोहोचलो मोठे झालो. त्या देवाला सोडून आपण आज काय करतो गुरुवारचे उपवास करतो. कोण करतो उपवास हा किती बायकांना लक्ष्मी पावंदाने मला सांगा बरं. गाडी कोण किती दंड भरलं बरं मला सांगा. मी एखादं पोतं नेते आहे का असं काही नाही ना. मग आपल्या देवीचं करा मंगळवार उपवास करा बरं. मंगळवारची घट स्थापना करा. आपली कळंजाई असो आपली वस्तुबाई असो करा. पण आणि ते इतर तुमच्या आजूबाजूच्या मुंबईला जर शहरात तुम्ही राहत असाल ना तर आजूबाजूच्या लोकांना दाखवा बरं करतात का काय म्हणते कोणता देव आणलाय तुम्ही म्हणते का नाही. मग आपण त्यांच्या देवाला का आपलं समजायचं बरं. आपल्या आईला तुम्ही माझ्या आईला तुम्ही आई वडेल की दुसऱ्याच्या आईला आई वडेल माझ्याच आईला वडेल की नाही. मग आपल्या देवाला जे देव आहेत ना ते आपल्याच ठेवा. दुसऱ्याच्या देवाचे भेसळ करू नका. त्याच्यामुळे आपल्या संस्कृतीत भेसळ होत आहे. आपली संस्कृती जर गेली आदिवासी संस्कृती नष्ट पावली तर आदिवासी सुद्धा नष्ट होईल. हे लक्षात ठेवा. आदिवासी संस्कृती टिकते तर आदिवासी टिकतोय. आदिवासी टिकला तर आपले जे आपल्याला ज्या सवलती मिळतात आपल्याला सगळं हे सगळं आपल्याच सवलती का आपला उपकार करत नाही. कोणी आपल्याला उपकार करून सवलती देत नाही. आपला तो हक्क आहे आणि तो आपण मिळवायचा आहे. आणि स्त्रियांनी संघटित व्हा. संघर्ष करा. शिक्षण घ्या. स्त्रियांनी बचत गटाच्या माध्यमातून किंवा मंडळ आहेत आदिवासी स्त्री आदिवासी मंडळ या माध्यमातून एक मोठी चळवळ उभी करू शकता. जे पुरुष नाही करू शकतात स्त्रिया करू शकतात. जे न काही हवी ते करू स्त्री समजलं. लक्षात ठेवा आपण बायका कुठेच कमी नाही आहोत. त्या अडाणी असो सुशिक्षित असो किंवा आणखी कोणत्याही असो कोणत्याही क्षेत्रात असो स्त्रिया खूप मान आहेत खूप काय करू शकतात. फक्त
ती संस्कृती आपली आहे आणि आपला तिचा अभिमान करून आपण आमच्या संस्कृतीचं आपण आपल्या संस्कृती आपल्याला लाज वाटते. आपल्या मुली आपण ऋण काढून सण साजरे करणारे मधले नाहीये. आपण आपला आत्मगौरव पाय पसरणारे आदिवासी आहोत. आपण असे आपल्याला आपला अभिमान पाहिजे, स्वाभिमान पाहिजे. आपण लोकांसारखे उधळे नाहीये म्हणून आपण आत्महत्या करत नाही. आपण टिकून राहिले शेवटपर्यंत आणि टिकून राहणारच. आपली संस्कृती एवढी थोड आहे की आपणच येईपर्यंत असणार आहे, पण ती आपण जतन केली तरच. नाहीतर आपली मुलं उद्या विचारतील की मी कोणत्या धर्माचं आहे बाबा. आता आदिवासी आहे, हिंदू आहे, मुस्लिम आहे, ख्रिश्चन आहे, का तर त्याला माहितीच नसतं. आपण बाटलेले असू ना नंतर ही भेसळ जो करतो ना आपण त्याच्यामुळे बाटलेले आदिवासी होऊ आपण. लक्षात ठेवा, या तुम्ही लक्षात ठेवा ऐकाने. आणि याला सर्वस्वी जबाबदारी कोणाचं स्त्री. कारण काय म्हणतो आपल्या आदिवासींमध्ये माहिती लेकरं, बरोबर आहे ना. म्हणून जशी आई असते ना तर आपली मुलं जर तशी निघाली पुढे, त्यांना संस्कृती संवर्धन दिलं, त्यांना संस्कृती माहिती झाली तर पुढे ते त्याप्रमाणेच राहतील आणि आपल्या आदिवासीच्या संस्कृतीचं जतन होईल, जेणेकरून आपल्या आदिवासींचं जतन होईल. आता मी आपल्या आदिवासी संस्कृतीला कुबेर जेवढा धनवान होता ना, त्या कुबेराच्या धनापेक्षा पण आपण आदिवासीला संस्कृतीच्या बाबतीत धनवान लक्षात ठेवा आदिवासी. आणि एक सांगायचं मुद्दा का की जो समाज आहे ना, भूतकाळ आपला स्वतःचा भूतकाळ विसरतो आपण आणि वर्तमान जवळ असतो की आता वर्तमान कसं आणि माझ्या बाजूला दुसरा राहतो, मी त्याच्याप्रमाणे गुढी उभारणार, त्याच्याप्रमाणे गट स्थापन करणार. आणि आपलं काय आपल्याला आपल्या संस्कृतीचा आपल्या सर्व लोकांना लाज वाटते. त्यांना काय म्हणतो काय मागास आहेत म्हणून आहोत का मागास आपण. जिथे स्त्री भ्रूण हत्या होत नाही, जिथे हुंडा घेतला जात नाही, जिथे मुलींना प्रॉपर्टीमध्ये समान वाटा दिला जातो, तर आपण कसे काय मागास. आपण विचाराने मागास आहोत का नाही, आपण संस्कृतीने मागास आहोत का नाही. आपण फक्त शिक्षणाने मागे राहिलो होतो आणि आर्थिक आहे शिक्षणाने मागे राहिल्यामुळे आपला अर्थार्जन होत नव्हतं आणि आर्थिकरित्या आपण मागे होतो. पण बाकीच्या सर्व गोष्टीमध्ये आपण सगळ्यात पुढे आपण आपले विचार. आता सरकारला कार्य करावे लागले सगळ्यांसाठी, स्त्री भ्रूण हत्येसाठी कायदा करावा लागला, हुंडा मुलींसाठी कायदा करावा लागला, स्त्रियांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा लागला, स्त्रियांना पुनर्विवाहासाठी वगैरे कायदे करावे लागले. पण आदिवासींमध्ये तशा कायद्यांची गरजच भासत नाही. ही संस्कृती इतकी माने की लोकांना आपली संस्कृतीचं एका नाही आपण आपली विसरून दुसऱ्यांची मिसळलेली संस्कृती घेऊन परत सुटलोय. तर मला आदिवासी महिलांना एवढंच सांगणं आहे की आपल्या संस्कृतीचं जतन करा, संवर्धन करा. उद्या आपल्या मुलांनी आपल्याला बोलायला नको की मी कोणत्या धर्माचा कोणत्या जातीचा आहे, मी आदिवासी आहे, त्याला अभिमानाने सांगताना पाहिजे. आपल्याला लाज वाटते आदिवासी म्हणायला, पण आपल्या मुलांना लाज नको वाटून द्यायला. आपल्याला कोणी पूर्वी सांगितलं नव्हतं मला हे आदिवासी विचार मंचाचे कार्यकर्ते खूप थोडं काम करतात, खूप मोठं काम करतात. खेडोपाडी त्यांच्या बायका मुलांना वेळ देऊन, त्यांच्या नोकऱ्यांना वेळ देऊन आपल्यासाठी वेळ काढतात. खेडोपाडी जात आहे, त्यांचा पैसा किती जात असेल विचार करा बरं. त्यांचा वेळ जातोय, अमूल्य असा वेळ जातोय, तो आपल्यासाठी देत आहे. आणि ही सगळी याची सुरुवात ही खेड्यापाड्यापासून झाली पाहिजे. आपला आदिवासी माणूस खूप मोठ्या प्रमाणात खेड्यापाड्यात राहतोय, म्हणून ही आदिवासी संस्कृतीची संवर्धनाची गरज आहे आणि खेड्यापाड्यातूनच त्याची सुरुवात झाली पाहिजे. शहरातील लोक नाही शाळी समजायला लागले सध्या, आमच्यासारखे आहेत काही नाही. आम्ही थोडं आता आलोय तुमच्यामध्ये, तुमच्यासारखेच एक व्हायला लागलोय, पण अजून आहेत आमच्या आजूबाजूला. मी त्यांना बोलत असते, आता थोडं मला कळायला लागल्यापासून मी सुद्धा त्यांना सांगत असते की नाही आपण कोण आहोत, आपण लाज नाही बाळगायची आदिवासीची. जय आदिवासी म्हणायचं, आपला सुद्धा एक असा शब्द असावा. कोणी भेटलं की जय आदिवासी करते मी सुद्धा आता. आणि तेच सांगण्याचा मुद्दा असा की स्त्री जेवढं संस्कृती संवर्धन करू शकते तेवढं पुरुष नाही करू शकत. कारण जास्त वेळ महिला मुलांच्या सानिध्यात, समाजाच्या सानिध्यात असते. महिलांनी पण बचत गट उभारा, एक दुसऱ्याचं याचं त्याचं करण्यापेक्षा आपल्या संघटित व्हा, शिक्षण घ्या आणि संघर्ष करा. आपल्या हक्कांसाठी आपले हक्क मिळवा. जे आपल्या इथे आजूबाजूला समाजात असं गरज आहे ते बघा. आपले आरक्षण काढायचं झालं, कोण आरक्षण देणार तुम्ही, कोण दिले तर तुमचं काय, तुम्ही काय उपकार केले तर आमच्यावर मोठे नाही कधी पण. आपल्या आरक्षण आपला हक्क आहे आणि खरं सगळंच आरक्षण आपल्याला पाहिजे 100%. कशाला पाहिजे ते एवढंच देता तुम्ही 60%, काय आम्हाला गरज आहे. आता आम्ही जर मूळ निवासी तर आम्हालाच पाहिजे सगळं. तरी त्या लोकांनी आपल्याला पुस्तक दिले, आपण त्याच्याकडे समाजाने आपली प्रगती करतोय, अशीच प्रगती करावी, आपण मोठं व्हावी सदिच्छा. आणि जय आदिवासी, जय राघोजी, जय बिरसा. यांनी संसदेमध्ये धनगरांच्या आरक्षणासाठी आमच्या मतावर गेलेल्या, त्यांनी धनगरांच्या आरक्षणासाठी प्रयत्न चालवले. त्यामुळे धनगरांना आपल्याला जर घुसून द्यायचं असेल तर मग गप्प बसा. पण नसेल तर आवाज बी आला पाहिजे, मूड बी वळले पाहिजे, मंडप हल्ला पाहिजे. जय आदिवासी. महिलांना काही वेगळं सांगायला पाठीमागच्या सगळ्यांनी परत एकदा व्यवस्थित आवाज द्यायचा आणि जोरदार आवाज द्यायचा आहे. जय आदिवासी. बिरसा मुंडा की, राघोजी भांगरे की, कोणाजी केंगरे की, सत्तू मराठे की.
आणि आपल्या जवळचे क्रांतिकारक गोंडीबा नवल्यांचा या सर्व मंडळींचा इतिहास आम्हाला सोबत घेऊन जायचा आहे. या सर्व मंडळींना जाणून घेण्याबरोबर आम्हाला स्वतःला जाणून घ्यायचंय आणि म्हणून आम्ही इथे आलेलो आहोत. बाहेर जेवढेही कार्यकर्ते आहेत त्यांनी लवकर या, नाहीतर ते असं व्हायचं याल तर असाल नाही याल तर जुनी गोष्ट नाही. वीर आदिवासी मावळा आदिवासी मावळा तिथे सावळा भेदिका तळा भेदिका तळा सह्याद्रीचा बसला जाय मधला विदर्भ सातपुड्यात गिरला तिथे विदर्भ पूर्ण उरला रोज सागोती विठ्ठलाची बिरल लागती माझ्या मोहराची मस्त देती वंशछेद झाला वंदन त्या बिरसा उमाजीला तू मरायला अन्यायाच्या विरुद्ध भंडारा बोलू नका कुठल्या निशाला आदिवासींच्या गावात अगदी आदिवासी शिट्टी मारते काय शिट्ट्याला का मारून
लूंगा आप लोगों का, क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। हेलो, सबसे पहले कौन? हाँ बोला। जिन लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया उनके लिए तालियां बजाओ, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम हमारे समाज में बहुत कम होता है। दूसरा ये कि जो गांव से लंबे सफर से अपने काम धंधे छोड़कर, अपनी मजदूरी छोड़कर जो लोग यहां पर आए हैं, अपने नौकरी का एक अच्छा समय छोड़कर जो लोग आए, महिलाएं हैं, पुरुष है, हमारे माता बहन है, बुजुर्ग है, इन लोगों के लिए भी आप लोग तालियां बजाओ। और बोतल लगा के भी जो लोग ये तो लगता सर, जनप्रतिनिधि के रूप में है, आता है सर, जो लोग आपके बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, एक अधिकारी के रूप में है, और आलो सर उन लोगों के लिए भी आप लोग तालियां बजाइए भाई। मैं कुछ बातें आप लोगों से करने आया हूं। वैसे मैं नागपुर में रहता हूं और अभी मैं इंदौर से आया। वहां पे तमिलनाडु में आदिवासियों का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तमिलनाडु से इंदौर और इंदौर से नागपुर ना आते हुए मैं डायरेक्ट बॉम्बे आया और इस कार्यक्रम के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ। साथियों, पराग सर ने बहुत अच्छी बात बोले अपनी भाषा के बारे में, तो मैं पराग सर की बात पर से एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार ने इस देश में एक मेमोरेंडम बनाया। मेमोरेंडम का मतलब होता है निवेदन, और वो मेमोरेंडम में उन्होंने लिख दिया कि इस देश की पहली भाषा संस्कृत। क्या लिखा? इस देश की पहली भाषा संस्कृत है और इसको यूनाइटेड नेशंस में मान्यता दिला दी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिला दी। ठीक है, आप लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, गोंड गोंडी बोल रहा है, आप बारबान बोल रहे हैं, बिल्ली बिल बिल्ली बोल रहा है, मुंडा मुंडारी भाषा बोल रहा है, संताल संताली भाषा बोल रहा है, पूरे देश के आदिवासी अपनी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन देश की सरकार क्या बोल रही है, ये बड़ी बात है। इस देश की सरकार बोल रही है कि इस देश की पहली भाषा कौन सी? संस्कृत। साथियों, अगर इस देश की पहली भाषा संस्कृत बन जाएगी तो इस देश का पहला आदमी आदिवासी कैसे होगा? जिस देश की पहली भाषा महादेव कोली की होनी चाहिए थी, गोंडोक की होनी चाहिए थी, वार्ली की होनी चाहिए थी, ठाकर की होनी चाहिए थी, मुंडा की होनी चाहिए थी, संताल की होनी चाहिए थी, नागा की होनी चाहिए थी, वो पहली भाषा नहीं रही, अब वो आखिरी भाषा हो गई है। उसको संविधान में मान्यता भी नहीं है। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको राज्य भाषा का दर्जा दे दी। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, जनप्रतिनिधि है। मैं आप लोगों को, आप कोई भी पार्टी में रहो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं समाज के हैं ये नाते आप लोगों से खुली बातचीत कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि मध्य प्रदेश की राज्य भाषा, राजभाषा यानी संस्कृत। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आदिवासियों पे सबसे बड़ा वार है। ये आपके शनिवार, इतवार, रविवार उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा वार है, अटैक। इस देश में सबसे
ज्यादा पॉपुलेशन आदिवासियों की मध्य प्रदेश में रहती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में रहती है। और इन लोगों ने मध्य प्रदेश में यह प्रस्ताव रख दिया है कि इस मध्य प्रदेश की जो पहली भाषा है वो है संस्कृत। तो वहां भील भी मर गया, गोंड भी मर गया, कोरको भी मर गया, आंध भी मर गया, महादेव कोड़ी भी मर गया। क्योंकि साथियों, अगर इस देश की पहली भाषा संस्कृत हो जाएगी तो पहला आदमी आदिवासी नहीं होगा। आप अपने आप को आदिवासी नहीं बोल सकते, पहला आदमी ब्राह्मण बन जाएगा। एक तरफ ये सरकार के पास में तुम्हारे लिए 235 पोस्ट बाकी है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास। कितनी? 235 पोस्ट क्लास 1 की, 1100 पोस्ट क्लास 3 की और 2200 पोस्ट क्लास 4 की। कुल मिलाके ये गवर्नमेंट अगर चाहेंगी भी तो केवल और केवल 5000 आदिवासियों को नौकरी दे सकती है। और इस समाज में आज वास्तविक हालत ऐसी है कि आदिवासी जितने बेरोजगार हैं उनकी संख्या अकेले महाराष्ट्र में 32 लाख है। कितने? सुशिक्षित बेरोजगार 32 लाख। मैं ऑथोराइज तरीके से बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं अगर इसको किसी ने रिकॉर्ड किया स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया तो कल मैं जेल में रहूंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं दूसरी जगह हमारे लिए नहीं है, हमारे समाज में बोलने के लिए। और हम सच बोल रहे हैं, इसलिए खुल के बोल रहे हैं क्योंकि हम राघोजी भांगरे की औलाद है, उसके बच्चे हैं। राघोजी भांगरे का नाम इसलिए लिया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए शिवाजी महाराज के वंशजों ने राघोजी भांगरे के पास में अब सेंटर लिया, जिसको आप लोग बोलते हैं शरण। शिवाजी महाराज के वंशजों को राघोजी भांगरे अगर शरण देता होगा तो राघोजी भांगरे का स्टेटस क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, उसका स्तर क्या होगा, यह हर आदिवासियों ने सोचना शुरू कर देना चाहिए। एक तरफ समाज में 32 लाख बेरोजगार और सरकार के पास 5000 पोस्ट। हमें 32 लाख बेरोजगार के भविष्य के बारे में अगर सरकार नहीं सोच रही है, इस देश की न्याय व्यवस्था नहीं सोच रही है, आपके नेता भी नहीं सोच रहे हैं, तो सोचेगा कौन? यह वर्तमान परिस्थिति है। 32 लाख आदिवासी बेरोजगार है महाराष्ट्र में और इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं। वे आरक्षण तब रहता है जब तुम्हारे पास पोस्ट रहती है। यहां तो पोस्ट ही नहीं, आरक्षण किस बात का मिलेगा तुमको? यानी तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिलने वाली नहीं है। और सरकार का एजेंडा, यही महाराष्ट्र सरकार का एजेंडा। भाइयों, कोई भी पार्टी रहे, आदिवासियों के साथ ईमानदारी किसी पार्टी ने नहीं करी। कोई भी पार्टी रहे, कोई भी पार्टी आदिवासियों के साथ में ईमानदार नहीं है। यह मैं ऑथराइज तरीके से बोल रहा हूं। लेकिन हमको यह सोचना है कि क्या हमारे समाज का आदमी हमारे समाज के साथ में ईमानदार है? नहीं है। मैं आपको यह बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये जो सांस्कृतिक संवर्धन मेलावा हम लोग ले रहे हैं ना, ये केवल यहां नहीं हो रहा है। ये आदिवासी विचार मंच के मार्फत पूरे देश के 11 राज्यों में चल रहा है ये कार्यक्रम। ये यहां नहीं हो रहा है, पूरे 11 राज्यों में चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि इस देश में दो ही बात का झगड़ा है,
दो ही चीज के बीच में झगड़ा चल रहा है, पहले से 4000 साल पहले से चल रहा है। एक आर्य अनार्य का झगड़ा, आज है झगड़ा संस्कृत और संस्कृति का। संस्कृत का नेतृत्व यहाँ के हिंदुत्व वाले लोग, यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, और संस्कृति का नेतृत्व यहाँ का आदिवासी समाज कर रहा है। अब यहाँ का ओबीसी मराठा समाज, यहाँ का अल्पसंख्यक समाज, इनके सामने सवाल है, दलितों के सामने सवाल है, एससी के सामने सवाल है कि किसकी तरफ जाना है, संस्कृति की तरफ जाना है कि संस्कृत की तरफ जाना है। ये केवल आदिवासियों का प्रश्न नहीं है। कल मराठा समाज को किसी ने पूछा कि भाई आप तो हिंदू हो, ठीक है, आपकी संस्कृति क्या है? कल किसी बौद्धों को किसी ने पूछा कि आपका धर्म बौद्ध है, आपकी संस्कृति क्या है? किसी मुसलमान को किसी ने पूछा कि तेरा धर्म इस्लाम है, तेरी संस्कृति क्या है? तो क्या बताएगा वो? साथियों, आप किसी का भी धर्म ले सकते हो, धर्मांतर हो सकता है, आप किसी का भी धर्म ले सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन किसी की संस्कृति नहीं ले सकते। संस्कृति लेने वाली चीज नहीं है। संस्कृति आपके अस्तित्व और आपकी अस्मिता को टिकाने वाली बात करती है, और यही आदिवासियों के साथ में हो रहा है। मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं, उस बात को समझ लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए, इस देश में फिर से यहां पर राम मंदिर की बात शुरू हो गई। राम मंदिर का जो निर्णय हुआ, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है, लेकिन इसके पहले 2011 में यहां के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी भारत का मूल निवासी है और इसको मूल निवासी का सम्मान मिलना चाहिए। कोई बात नहीं कर रहा है। अबे हाईकोर्ट बोलता है राम यहां पैदा हुआ तो तुम मान लेते हो, लेकिन इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, इस देश की सुप्रीम कोर्ट, जिसको बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी भारत का मूल निवासी है, फिर भी इस देश की गवर्नमेंट नहीं मान रही है। 2010-2011 का यह निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के बाद बात बोलने के बावजूद भी ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं कि आदिवासी मूल निवासी है, लेकिन हाईकोर्ट बोलता है कि राम यहां पैदा हो गए तो मान लेते हैं। साथियों, आदिवासी की उम्र इस देश में राम से ज्यादा है, आदिवासी की उम्र इस देश में कृष्ण से ज्यादा है, आदिवासी की उम्र इस देश में इस्लाम से ज्यादा है, आदिवासी की उम्र इस देश में क्रिश्चियनिज्म से ज्यादा है, आदिवासी की उम्र इस देश में हिंदुत्व से भी ज्यादा है। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी बात है, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होना है आदिवासी होना। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, इस देश के मालिक नजर आते हो, इस देश के मालिक नजर आते हो आपको समझ में आ जाता है कि यह देश आपका है। यह बात ब्राह्मण नहीं बोल सकता कि वो उस देश का मालिक है, यह बात मुसलमान नहीं बोल सकता कि वो उस देश का मालिक है, लेकिन आदिवासी, लंगोटी वाला आदमी, नंगे बदन वाला आदमी, भूखा प्यासा रहने वाला आदमी, जंगल में रहने वाला आदमी डंकी की चोट में बोल सकता है कि यह देश मेरा है, मैं इस देश का मालिक हूं, यहां की जल जमीन जिस बेल्ट में आप लोग रहते हैं, इसके बारे में 5 मिनट बताना चाहता हूं। 3 भागों में बांट लीजिए आप भारत को, मध्य भारत को, कोलवन, भीलवन और गोंडवन। ये इस देश के आदिवासियों के सबसे खतरनाक वंशज है, मेन वंशज, जिसको मेन सेक्टर ऑफ ट्राइब्स बोलते हैं, जिसको इंडियन इंडिजिनियस रेस बोलते हैं। यू कैन कॉल इट इज एज ए इंडियन इंडिजिनियस रेस।
ये वो प्रदेश है जिसको आप सतपुड़ा के नाम से जानते हो। ये सतपुड़ा ऐसे ही नहीं हुआ। इस सतपुड़ा की लड़ाई किसी और ने नहीं लड़ा, केवल और केवल आदिवासियों ने लड़ा। चालेल 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 और इस सतपुड़ा का इतिहास साथियों, ओके सर अगर हम लोगों ने देखा, आप तमाम लोगों को आज नाम याद आ रहा है, राघोजी भांगरे, रामाजी भांगरे। ये नाम ऐसी नाम नहीं है, आप इनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। ये नाम दबाए हुए नाम है। दो टाइप का इतिहास होता है साहब, एक लिखा हुआ इतिहास और एक दबा हुआ इतिहास। इस देश में जिस इतिहास को दबाया गया है वो आदिवासी मूल निवासियों का इतिहास है, और जिसको लिखा गया वो यहां के अपर कास्ट ब्राह्मणों का इतिहास है। मैंने एक जन को पूछा कि शिवाजी महाराज की जब सत्ता थी तो जमीन आदिवासी की सिन्नर की, ये जुन्नर जो आपका किला है यहां पर, मैं बराबर बोल रहा हूं, वो जमीन आदिवासी की, वो जगह आदिवासी की, वहां आदिवासी रहते थे। शिवाजी महाराज की सेना में 80% आदिवासी, जमीन आदिवासी की, सेना भी आदिवासी का, राजा शिवाजी। आज अगर ऐसी बात होती तो 80% जिसको वोट मिलते वो नेता, लेकिन उस वक्त भी आदिवासियों ने शिवाजी महाराज को सत्ता दी, उनको उसका उपभोग करने दिया, वो सम्मान दिया। ऐसा सम्मान ब्राह्मणों ने भी मराठाओं को नहीं दिया। इतिहास ही नहीं है। आप बताइए मेरे को, ब्राह्मणों ने क्या किया? जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन्होंने क्या किया? शिवाजी महाराज को लात से पैर से उसका तिलक किए। इसी बात का आदिवासियों ने विरोध किया और दूसरी बार उनको राज्याभिषेक करने लगाया। वो राज्याभिषेक, अब नासिक की जो माता है श्रुतशंगी, वहां के आदिवासी लोगों ने मिलकर किया। बोलने का तात्पर्य मेरा ये है भाई कि आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं हमेशा भाषणों में बोलता हूं कि ढाल चलाने की कला और तलवार चलाने की कला दोनों अलग कला है। तलवार चलाना उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जितनी ढाल चलाना है, और ढाल चलाने की कला पूरे देश में केवल और केवल एक ही कौम के पास थी, वो थी आदिवासियों के पास। अबे बचेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? बचना जरूरी है लड़ने के लिए। संभाजी महाराज को, शिवाजी महाराज को ये आज आदिवासियों ने सिखाया। कांगू गणपत नाम का व्यक्ति था जिसने संभाजी महाराज को बताया, उनको सिखाया। उनकी मम्मी ने तो अंडरग्राउंड कर दी थी उनको। संभाजी महाराज स्टडीड आदमी था, शिवाजी महाराज से ज्यादा अच्छा स्टडीड आदमी था, सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान था। संभाजी महाराज ने बोला कि मैं जब इस देश में सब कुछ देख रहा हूं, इस राज्य का सब कुछ इतिहास देख रहा हूं, तो मेरे को धर्म धुंधला दिखाई देता है। धर्म धुंधला दिखाई देता है, स्पष्टपणे मी बघत नाही, धर्म मला दिसत नाही। आणि फक्त संस्कृती, आदिवासींची संस्कृती या देशात सर्वात स्पष्टपणे दिसून राहिली आहे मला, आणि मला ती मान्य आहे। ये संभाजी महाराज के शब्द है, और यहीं से संभाजी महाराज का इनकाउंटर का प्लानिंग बना। सबको लग गया था कि संभाजी महाराज ओरिजिनल ट्रैक पे आ गया है, सिंधु संस्कृति के ट्रैक पे आ गया है, मूल्यवासी वाले ट्रैक पे आ गया है। अब ज्यादा संभाजी महाराज का जिंदा रहना ठीक नहीं है, इसलिए इसका इनडायरेक्ट इनकाउंटर करा दो। इनडायरेक्ट इनकाउंटर का मतलब होता है भाई अप्रत्यक्ष रूप से उसकी हत्या, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी हत्या, किसी दूसरे के माध्यम से हत्या। तब भी आदिवासी परिवार, आदिवासी समाज शिवाजी महाराज की कौम के साथ में था।
राघोजी भांगरे को जब यह पता चला आदिवासियों से 2-2 हजार एकड़ जमीन छीन रही है। अब ये सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है या समाज के लिए काम करने के लिए बनाई गई है? ये लोकतंत्र नहीं है भाई, इसको जनतंत्र नहीं बोलते, इसको डिक्टेटरशिप बोलते, जिसको तानाशाही बोलते। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि इसके पीछे सच्चाई छुपी हुई है। क्या हाल है आपके समाज के बच्चों के? इस देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता है, लेकिन आदिवासी भूख से मरता है। ये लोग पेपर में न्यूज देते हैं। डॉक्टर पराग को बताना चाहता हूं, WHO जो संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, उस संगठन की रिपोर्ट है कि देश में सबसे ज्यादा ब्लड कहां मिलता है? इंडिया में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्लड बैंक कहां पर है? भारत में। तुम्हारा पानी भी ले लिए, पानी आदिवासियों का, माल दूसरा खा रहा है। यहां के आदिवासियों को नहाने के भी लिए पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है, उसका पानी दूसरी तरफ जा रहा है। यहां पर विंड एनर्जी बन रही है, विंड पावर बन रहा है। ये लाइट तुमको नहीं मिल रही है, 50% लाइट दूसरी तरफ जा रही है। अब यहां पर एटॉमिक पावर केंद्र बनने वाले हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, परमाणु ऊर्जा के संयंत्र लगने वाले ये पहाड़ों पर, क्योंकि यहां ऑक्सीजन लेवल बेस्ट है। और परमाणु ऊर्जा के जब संयंत्र लगेंगे तो पहाड़ों को खाली करना पड़ेगा, और जब पहाड़ों को खाली करना पड़ेगा, जर्मनी के लोग आएंगे, हिटलर वाले, उन्हीं की मशीनें लग गई है, जाके देख लो। उसके एग्रीमेंट्स हो गए, ये भी जाके देख लो। उसका सैटेलाइट सर्वे हो गया है। अभी तुम्हारे पास में पटवारी नहीं आएगा, सैटेलाइट से सर्वे हो गया है कि जमीन आदिवासियों की। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, जब ये लोग तुमको भगाएंगे तो बचेंगे कैसे आप? ये बता दीजिए, कौन सा नेता बचाएगा तुमको? और तुम्हारे कौन से नेता की सुनते हैं ये? और कौन सा नेता तुम्हारे समाज के पक्ष में बात करता है? खुल के बोलो। ऊपरी ऊपरी बात करना और अंग्रेजी बात करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। जब तुमको ये लोग लटा लेंगे, यहां मिलिट्री लगा देंगे, तब क्या कर लोगे तुम? या तो वारली, ठाटर और महादेव कोड़ी में ही एकता नहीं है, लड़ाई कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ोगे तुम? कौन बचाएगा तुमको? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपके नेताओं की ईमानदारी की। अगर आप तुमको टेस्ट करना है तो थोड़ा ये देख लेते कि अपने नेता अपने समाज के साथ में कितने ईमानदार हैं। अभी एक प्रकरण हुआ था भाई आपके यहां मराठवाड़ा में, बलात्कार का, कौन सा है वो? कोपर्डी कांड। कोपर्डी कांड की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हुई दादा, लेकिन बुल्ढाना जिले में 2 साल से आदिवासी लड़कियों का 30 आदिवासी लड़कियों का शोषण हो रहा था, रोज बलात्कार हो रहा था। 11 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची जो पढ़ने के लिए गई थी, उनको खाने की लालच में ये लोग रोज बलात्कार कर रहे थे। तुम्हारे किसी गांडू नेता ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। ताली मत बजाओ, कोई बात ही नहीं हुई। अबे कोपर्डी कांड की चर्चा पूरे राज्य में हुई। आदिवासियों की 30 लड़कियों के साथ में बच्चियां, जिनकी उम्र भी नहीं थी, जिनको मालूम भी नहीं था सेक्स क्या है, उसको रोटी की वजह से, रोटी का लालच देके कि तेरे को कपड़े देंगे, रोटी देंगे, 2 साल से कंटिन्यूअस उसके साथ बलात्कार हो रहा था। एक दिन नहीं, 2 साल से रेगुलर। तुम्हारी बच्ची के साथ में होता तो कैसा लगता तुमको? तुम्हारी बहन के साथ होता तो कैसा लगता? अबे इससे बड़ी और कौन सी घटना होना तुमको? आज
30 लड़कियों के साथ में हुआ है, कल 300 लड़कियों के साथ में होगा, कल 3 लाख लड़कियों के साथ में होगा, तो मुंह देखते रह जाओगे। कल मेरी बहन के साथ भी हो सकता है। ये जो मां है मेरी, ये जो बहनें बैठी है, ये जब सड़क से जाती है तो बोलते हैं लोग सारा आदिवासी समाज की लड़की जा रही है, इसके साथ बलात्कार भी होगा तो कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि इसके समाज के नेता गांडू है, इसके समाज के लोग तैयार नहीं है, वो सामाजिक रूप से तैयार नहीं है, वो समाज के साथ बेईमान है। एक मुसलमान आदमी अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, उनका 4 साल का बच्चा भी मदरसा चले जाता है, उनके भी स्कूल चलते हैं, उनके भी कॉलेजेस चलते हैं, और उसको कुरान शरीफ दे के बोलता है कि बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको ले। तो पीछे से फिर चिट्ठी दे रहे हैं। एक कानून बना मध्य प्रदेश कि 4 लीटर दारू, 40 लीटर दारू महुए की एक आदिवासी परिवार रख सकता है साहब, पी सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता है। सरकार ने कानून क्या बनाई? आदिवासी आदमी 40 लीटर दारू महुए की रख सकता है, पी सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता, क्योंकि जायसवाल जी नाराज हो जाएंगे, अग्रवाल जी नाराज हो जाएंगे, पांडे जी नाराज हो जाएंगे, तिवारी जी नाराज हो जाएंगे। यानी आदिवासी ने इसका धंधा नहीं करना चाहिए, वो पीना चाहिए, रखना चाहिए, लेकिन धंधा नहीं करेगा। ये पॉलिसी है, ये आप लोग समझ लो। इसलिए प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से काम शुरू करो, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक कर्मचारी को बोलो कि पूरे भारत के आदिवासियों की नजर यहां के कलासी 10 साल बाद में स्वर्गवासी। उसके षड्यंत्र को समझो, एक बच्चे को तैयार करो, अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन के लिए लगाओ, गांव में तैयारी करो। नेता किसी भी पार्टी का है, उसको समाज समझाओ, समाज है तो तू है, समाज नहीं तो कोई नहीं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इस मीटिंग को गंभीरता से ले, इस बात को गंभीरता से ले। मेरा उद्देश्य आपको चिढ़ाना नहीं था, मेरा उद्देश्य या भाषण करना नहीं था, मेरा उद्देश्य आपके सामने समाज की वास्तविक स्थिति को रखना था। मैं मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को इस कार्यक्रम की बधाई देता हूं। जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका बहुत महत्व है, जो साहित्यकार है उनका भी बहुत महत्व है, जो नेता है कोई भी पार्टी में रहे उसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक मिशन की बात है, अपने खून की बात है, अपने कौम की बात है। क्योंकि जितना दर्द आदिवासी को होगा दूसरे को नहीं होगा। तो ये सब चीजें समझे, एक रणनीति बनाए, एक सामाजिक माहौल बनाए। आप लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, बारामती से भी लोग आए हैं यहां पर, मैं नागपुर से आया हूं, कोई गोंदिया से आया है, कोई पुणे से आया है, कोई मुंबई से आया है। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, अलग अलग पार्टी के नेता है। मैंने बहुत अच्छा, मैंने नाम सुना आपका दादा, ये कुछ लोग बोल रहे थे बहुत डैशिंग नेता है। लांडे साहब, नहीं मेरे को बताए, आपका नाम भी मालूम है, आपके बारे में पूरी जानकारी भी निकाल लिया मैंने, क्योंकि मिशन चलाना है तो सब रखना पड़ता है। तो आपके बारे में लोगों में बहुत विश्वास है कि आदमी समाज का है, पार्टी का नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है, इसको कायम रखो। मेरे को बहुत अच्छा लगा जो ताई ने भाषण दी, बहुत अच्छा लगा ताई, लेकिन एक बात गलत लगी, वो उपवास वाली बात। नहीं वो हो जाएगा, वो करती है, मेरे को मालूम है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? वो तो बात सामने बोलना चाहिए। तुम ऐसा सोचो कि अगर तुमने उपवास करसु आई के लिए भी गुरुवार को करे या सोमवार को करे, मंगलवार को करे तो क्या होगा? और यही उपवास अगर तुमने कलेक्टर ऑफिस के सामने अपने बाल बच्चों के लिए किए तो क्या होगा? तो कलेक्टर ऑफिस के सामने उपवास करो अगर बिरसा मुंडा को मानते हैं तो।
राघव जी भागने को मानते हैं तो कलेक्टर ऑफिस के सामने चलो, सड़क पे आ जाओ। ये भागने वाली कौम नहीं है, लड़ने वाली कौम है। हमको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारे तो खून में लड़ाई है यार। किसी का साथ भी देते हैं तो ईमानदारी से देते हैं, और किसी के साथ लड़ते भी है तो पूरी जान से लड़ते हैं। आदिवासी आदमी बेईमान नहीं है, तो वो बात होनी चाहिए। अब समय बड़ा अलग है, वो लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तुमको वहीं जाना है, तो इसलिए अभी से भूखा रहना शुरू कर दो। अभी से भूखा रहना शुरू कर दो। मैं एक जोक बता के जाता हूं। ये जो बार बार कैडर मिशन प्रशिक्षण ये जो बात करते हैं, इसमें महिलाओं में क्या होता है कि जागृति आती है, पुरुषों में जागृति आती है, तर्क निर्माण होते हैं। आदमी को जब तर्क होता है ना, तो वो सबको बंद कर देता है, सबका मुंह बंद कर देता है। आदिवासी वैचारिक लड़ाई हार गए, उन बेचारे सीधे साधे थे, अपना भगवान भोलेनाथ भी सीधा साधा था। जो हाल उसके हुए वही हाल अपने हुए। तो सीधा साधा था तो लोग हमको बेवकूफ बनाते थे साथियों, लेकिन अब हमको तार्किक ताकत जो है हमारी पैदा करनी पड़ेगी, वैचारिक ताकत पैदा करनी पड़ेगी। एक आदमी अपनी औरत को ब्लैकमेल करते रहता है, ताई एक जोक रोज अपनी औरत को वो सताते रहता है। मी गेलो होता ऑफिस ती भाजा करे, खूब भगत होती एक मुलगी, खूब भगत होती, वारंवार भगत होती, हसत होती। वो भाई को बिचारी को लगता मैं गांव खेड़ी की हूं, ये रोज रोज मेरे को चमकाते रहता है, साला मैं चुपचाप हूं तो ये कुछ भी बोलते रहता है। आदमी से बहुत परेशान रहती। फिर वो आती संगठन में, एक दो शिविर करती, कार्यक्रम करती, थोड़ा सा उसके दिमाग में भी जागृति आ जाती। दौड़े साहब के वो सुनती, गाने भाषण सुनती, उसके दिमाग में आता है कि नहीं मी बनाओ। एक दिन उसका हस्बैंड आता है, इतवार का दिन रहता है, और वो अपनी मिसेस को बोलता है ऐकली का हाँ सांगा, रात को मेरे को बहुत अच्छा सपना आया था, एक बहुत खूबसूरत लड़की मेरे सपने में आई थी, मेरे तरफ देख रही थी, कपड़े भी कम पहनी थी। वो बोलती साला ये शुरू हो गया फिर से। वो बोलती अच्छा, मेरे नजदीक आ रही थी, माझा जवळ येत होती। तो वो बोलती थांबा। वो भी टेंशन में आ जाता, साला आज तक कभी नहीं बोली इसने, और अब बोल रही है थांबा, रुको। तो वो बोलता है काय झाला? तो वो पूछती है उसको, वो लड़की अकेली थी क्या? तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, ये पहली बार ऐसा सवाल कर रही, मामला क्या है? तो वो बोलता है तेरे को कैसे मालूम? तो वो बताती है उसका हस्बैंड मेरे सपने में आया था। उसका हस्बैंड चुप हो जाता है। यानी तर्क में कितनी खतरनाक बात होती है, और वही तर्क हमको पैदा करना है भाई। चुपचाप रह के काम नहीं चलेगा, चुप रह के आज साइलेंसली हमको आंदोलन चलाना है। लड़के को तैयार करना है, लड़कियों को तैयार करना है, महिलाओं को तैयार करना है, कर्मचारियों को तैयार करना है, अधिकारियों को तैयार करना है। भाइयों, कर्मचारी भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारे कि हम अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस क्षेत्र में हम लोग प्रशिक्षण केंद्र तैयार कर रहे हैं, जिसको टीचिंग इंस्टीट्यूशन, सोशल टीचिंग इंस्टीट्यूशन, सामाजिक शिक्षा केंद्र, जहां से हमारे बच्चे, पूरे देश के आदिवासी बच्चे वो विचारों को लेकर जाएंगे, तैयार होंगे और पूरे देश भर में काम करेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है, 23 तारीख को इसी सिलसिले में कार्यक्रम है बॉम्बे में, आप लोग उस कार्यक्रम में जरूर आओ। तुम्ही पण या, तू पण ये जो आई एकदा येऊन बघ, ये ईमानदारी से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं तो लात मार के भगाओ। मैं भी हो सकता हूं कल बेईमान, कोई भी बेईमान हो सकता है। मेरे को किसी ने टुकड़ा दे दिया, मेरी नीयत पलट गई तो मैं भी बेईमान हो सकता है। आंदोलन ऐसा होना चाहिए भाई, एक मरे तो 10 पैदा होना चाहिए, और 10 मरे तो 100 पैदा होना चाहिए। हमारे पास से एक राघोजी भांगरे खत्म हुआ तो 100 राघोजी भांगरे पैदा हो जाना था, तो हम लोग यहां पे लड़ाई नहीं हारते। एक बिरसा मर गया तो 10 बिरसा पैदा हो जाना चाहिए था। इस आंदोलन की आज जरूरत है।
केवल मिशन ही आदिवासी समाज को बचा सकता है। अगर देश की सत्ता तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, देश की सरकार तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, नेता अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपना आदमी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, तो ऐसे समय में केवल समाज ही एक आखिरी पर्याय होता है जो उस समाज की आने वाली पीढ़ी को बचाता है। आप लोगों ने मेरी बात सुने, खास करके दादा ने सुने, आप तमाम अधिकारियों ने सुने, कर्मचारियों ने सुने, मेरी माता बहनों ने सुने। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना। आप लोगों से ऐसी मुलाकात होती रहेंगी। हम लोग बार बार इसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आज मैं बात कर रहा है, ताई ने बहुत सुंदर बात करी, डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात किया। वो जो लोगों ने जो गाने गाए, कुछ लोग उनकी तरफ हंस रहे थे। भाई वो है, कम से कम उन्होंने तो भी अपने समाज का नाम लिया। तुम्हारे सफेद कपड़े वालों ने तो समाज के साथ बेईमानी की। वो लोग सच्चे नेता है जिन्होंने तुम्हारी संस्कृति को जिंदा रखा है। उन तमाम लोगों के लिए आप लोग तालियां बजाओ, वो सच्चे नेता है। ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। ज्यादा पैसा मत खर्चा करो, पैसा बचाओ, अपना लिटरेचर निकालो, अपने समाज की किताबें निकालो, और सब नेताओं से, सभी अधिकारियों से विनती है कि दिल खोल से, तन मन धन से इस मिशन को आप लोग साथ दो। यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जय बिरसा, जय आदिवासी। आदिवासींची परिस्थिती काय याचं एकदम जे खरं चित्र आहे ते आमच्या समोर तुम्ही उभं केलंय। आणि संस्कृती संवर्धन मेळाव्यामधून असेल किंवा आदिवासी चळवळीमधून आज आदिवासी अस्मिता जागी होत आहे। लोक आता बाहेर जाऊन जय आदिवासी म्हणत आहेत, पण एक अशीच आज एक घटना घडली की जिथे आपला एक आदिवासीने आपली अस्मिता दाखवण्याचा प्रयत्न केला बिगर आदिवासी भागामध्ये, आणि ती अस्मिता दाखवताना त्याला अडवण्यात आलं। पण तिथे त्यांनी आपली अस्मिता दाखवलीच आणि आदिवासी हिंगा सुद्धा दाखवला। असे एक आपले आदिवासी तरुण भीमाजी भारमळ तांबे यांनी आपली अस्मिता तिथे दाखवल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो, आणि आदिवासी विचार मंच आणि आदिवासी चळवळींना त्यांचा अभिमान आहे हे जाहीर करतो। आणि त्याचबरोबर आभार प्रदर्शनासाठी सुनील भरवाळ यांना विनंती करतो की त्यांनी अवघड काम असतं। आता या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करायचं म्हणजे खरं तर आभार कोणाचे करतात की जो व्यक्ती आपल्याला सोडून जाणार आहे त्याचे आभार मानायचे असतात। पण या वक्त्यांना, या जे कार्यक्रमाचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्या बरोबर आपल्याला कायमस्वरूपी काम करायचं आहे, म्हणून मी त्यांचे आभार नाही मानणार। तर मी त्यांना असं म्हणेन की या कार्यक्रमाचं फलित काय, इथे जे आज या आदिवासी संस्कृती संवर्धन मेळाव्यासाठी जो समाज उपस्थित आहे तो समाज आपले आदिवासी समाजाचे जे अस्मिता आहे, बिरसा मुंडा, आदिवासी समाजाचे जे झुंजार क्रांतिकारक आहे राघोजी भांगरे, आदिवासी हृदय सम्राट डॉक्टर गोविंद गारे आणि आई कळमगाई यांना मानणारा जो समाज आहे तो इथं आहे। आता या संस्कृती संवर्धन मेळाव्यासाठी ज्या वक्त्यांनी जे भाषण केलं, जे वक्ते आज लांब प्रवास करून आज या बोटाडे गावामध्ये या मेळाव्यासाठी आले, त्यामध्ये सतीशदादा पेंडम खास MP वरून येथे आले, तर त्यांनी त्या आपल्या भाषणामध्ये आदिवासी समाजाचा भारत देश हितसंबंध जपणार का, आदिवासी समाजामध्ये आदिवासी समाजाचं भारतामध्ये काय स्थान आहे, नेमकं आदिवासी समाजाचं भविष्य काय आहे, आदिवासी समाजाची संस्कृती भारत देश जपणार का, आदिवासींना मूळ निवासी म्हणून दर्जा देणार का, आपल्या भाषणातून त्यांनी मार्मिकपणे पटवून दिलं। तसंच मला अधोरेखित करायचं की त्यांनी काय सांगितलं, त्यांनी आपल्या आदिवासी समाजाला सांगितलं की हा जुन्नर हा सगळा आपला आदिवासींचा देश आहे, हा प्रदेश आहे। ही जुन्नर आदिवासी 1600 क्रांतिकारकांनी जी बलिदान केलं त्या क्रांतिकारकांची भूमी आहे, त्या बंडकरांची भूमी आहे। या जुन्नरच्या भूमीमध्ये मिनेश्वर, केदारेश्वर, कुकडेश्वर, तांबेश्वर, खिरेश्वर अशी ज्योतिर्लिंगाची स्थानं आहेत, त्यांची भूमी आहे। हे सतीशदादा पेंडमनी आपल्याला याच्यातून सांगितलं। एवढे दिवस आपल्याला करायचं माहित होतं, करायचं आपण स्वतःची ओळख विसरलो होतो। दुसरे व्यक्ती आहेत डॉक्टर सुनील पराड यांनी आपल्याच त्यांच्या भाषणामधून सांगितलं की आपले देव तुम्ही पूजा, दुसऱ्याचे देव पूजू नका, आपली संस्कृती काय ती ओळखा। अगदी मार्मिकपणे त्यांनी
आपल्या भाषणामधून संस्कृती संवर्धनाचं महत्व पटवून सांगितलं. तसेच श्रीमती संगीता कांबळे यांनी महिलांचं आदिवासी संस्कृती संवर्धनातील काय योगदान आहे, कुठले उपास करावे कुठले उपास करू नये हे महिलांना त्यांनी पटवून सांगितलं. त्याबद्दल त्यांचे आभार नाही म्हणत त्यांचं अभिनंदन करतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कृष्ण पोपेरे साहेब, स्वागताध्यक्ष प्राचार्य अजय गवारी, उद्घाटक व ज्येष्ठ समाजसेवक नामदेव ढेवळे यांचं मी पुढच्या कार्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो. तसेच हा मेळावा यशस्वी होण्यासाठी ज्या ज्ञात अज्ञात कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले त्या सर्व कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो पुढील कार्यासाठी.